बेटा कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज पढ़ा था, तो अब दूसरा टाइप कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। देखो बेटा, कल हमने ये देखा कि कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज जो होती है दे आर एक्चुअली फाउंड बिकॉज ऑफ अ फिनोमेना कॉल्ड एज द ब्रेमस्ट्रोलर। उसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली स्लो डाउन हो जाता है, और हमने ये देखा कि जो स्लो डाउन का प्रोसेस है, हर एक कोलिजन जो है, हर एक कोलिजन में कुछ न कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर आता है, एंड दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ पैकेट ऑफ या फोटोन ऑफ एन एक्सरे, एंड हमारे पास एक्सरेज आ जाती है डिफरेंट वेवलेंथ्स के। ऐसे देखा ना। लेकिन बेटा इसके बाद एक और फिनोमेना है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, जिसमें फिर से वही इलेक्ट्रॉन और अंदर जाएगा मेटलिक टारगेट पे, लेकिन जाने का तरीका कुछ अलग। दरअसल कभी कभी क्या होता है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट होता है मेटलिक टारगेट पे, सपोज इस मेटलिक टारगेट, अब मेटलिक टारगेट में ऑब्वियस सी बात है अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है। अपने इलेक्ट्रॉन होने का मतलब के शेल में कितने होते हैं, शाबाश 2, एल शेल में कितने होते हैं, शाबाश 8, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ऐसे ही होता है ना। तो दिस इज के शेल बेटा, दिस एल शेल, एम शेल, चलता जाएगा। तो हमने ये देखा कभी कभी जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है, जिसको हमने कल बोला हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, जब कोई भी एनर्जी बारिया से, हाँ उसकी वेलोसिटी होती है 1/10 द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लेकिन कभी कभी ये एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि जब वो इलेक्ट्रॉन आ जाता है ना टुवर्ड्स द मेटलिक एटम, और न्यूक्लियस तो इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो एमिशन एनर्जी तीव्रता ज्यादा that it does not suffer the collisions with the neighboring atoms and the electrons. So it should directly penetrate into the innermost shells. जब ये अंदर वाली शेल में बेटा पेनिट्रेट करता है तो होता क्या, तब it helps in knocking out the innermost electron. ये knockout इलेक्ट्रॉन हो जाता है, इसमें रहने वाला, जिसकी वजह से अंदर वाली शेल में क्या हो जाएगा, क्रिएट एक वैकेंसी हो जाएगी कि नहीं। अब वैकेंसी में दिखा रहा हूं बेटा, के शेल जो है अब कोई इलेक्ट्रॉन छुआ जाए, ब्याक इलेक्ट्रॉन पे वैकेंट, क्लियर छा कितना। ये तो न्यूक्लियस है, बाहर वाला शेल एल है, फिर एम है, तो यहां पर कितने थे अभी 8, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ऐसे ही था ना। तो व्हाट हैपेंस बेटा, तमाम जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले शेल्स में है वो एक अपॉर्चुनिटी पाते हैं, तब आप इस डी एक्साइटेड। Why does this happen? Because an electron which was coming from the outside, because of the thermoionic emission, वो जब हिट करता है अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करता है, और नॉकआउट करने के बाद बेटा वहां वैकेंसी जनरेट होती है। और अब क्या होता है, अब इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाले शेल में बैठे हुए, एल शेल, एम शेल में बैठे हुए, उनके पास अपॉर्चुनिटी है, तुम चाहते हैं क्या कैसे डी एक्साइट, और डी एक्साइटेशन की वजह से क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली शेल से नीचे आ जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब डी एक्साइट कोई चीज होती है क्या एनर्जी नहीं रहने वाली, जो एनर्जी बाहर आती है बेटा, दैट एनर्जी कम्स आउट एज अ फोटोन ऑफ एन एक्सरे, एंड दिस एक्सरे बेटा इट इज कॉल्ड एज अ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। इनकी इंटेंसिटीज हाई होती है, जो कल ग्राफ देखा था। क्यों होता है, देखो समझो होता है, अगर एल शेल में से इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, डी एक्साइट हो जाएगा, और आएगा किस में, के शेल में, तो ये उस एक्सरे बालांस से जिगरता चुनाव पे, रिसीवर कौन सा शेल है, के शेल, उसका नाम पड़ेगा के ही। लेकिन आया किससे, इमीडिएट वाले शेल से, उसका नाम पड़ेगा बेटा के अल्फा एक्सरे। क्या क्लियर छा के ना। अगर बेटा वो आएगा एम शेल से और जाएगा किधर, के की तरफ, तो इट विल बी अगेन अ के एक्सरे, मगर आया कहां से, एम से, तो इसका नाम पड़ेगा बेटा के बीटा एक्सरे। क्या क्लियर छा के ना। सिमिलरली बेटा आप देख सकते हैं अपर किसी भी ऊपर वाले शेल से के तक ट्रांजिशन पॉसिबल है, वो सब के सब के एक्सरेज हो। क्लियर छा। ये बेटा एल थी बनी, क्या है कोई मुझ क्या है, एल वाले में अगर वैकेंसी देखो होगी कैसे, हो वैकेंसी जब के में वैकेंसी को बंद करने की कोशिश की तो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वैकेंसी LS1 MS1। तो अब देखो बेटा क्या होगा, जो वैकेंसी L में जनरेट हुई है वो M वाला इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा, तो ये बनेगी इस वक्त L एक्सरे, कौन सी, लेकिन आया ना इमीडिएट शेल से, तो इसका नाम पड़ेगा बेटा L अल्फा एक्सरे। क्लियर छा कितना। सो इस वक्त हो क्या रहा है, जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन द शेल्स
वही बेटा कन्वर्ट हो रही है इनटू द फोटोन ऑफ एन एक्सरे। क्लियर छात्र? तो अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये आपका के शेल है, फिर आपका बेटा एल शेल है, फिर आपका बेटा एम शेल है, फिर एन शेल है। तो हो क्या रहा है? शाबाश। देखो मैंने के ऊपर दिखाया क्योंकि के की एनर्जी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन को के में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, नॉकआउट करना है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए एज कम्पेयर टू अगर एल से निकालना है, एज कम्पेयर टू अगर एम से निकालना है। इसलिए मैंने के ऊपर दिखाया। ठीक है, तो बताओ यार, अगर के से इलेक्ट्रॉन भागेगा और उस इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए एल वाला बंदा नीचे आएगा, तो एक्सरे का नाम क्या पड़ेगा? के अल्फा एक्स। ये पैसा कितना? अगर ये वाली चीज हुई तो बेटा बताओ रिसीवर कौन है? के आया कहां से? एम से। इसका नाम क्या पड़ेगा? के बीटा। इसे बड़ा करिएगा इसलिए के गामा। क्लियर छात्र ना? सिमिलरली बेटा अगर एल शेल से नॉकआउट हो गया होगा और एम से वहां की तरफ आएगा तो शाबाश एल अल्फा। और ये क्या होगा? एल इसे बढ़ता गया, फिर के एल एम 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 वाले की बात करेंगे तो ये वाली चीज होगी, ये बढ़ेगा एम अल्फा, फिर ऐसे जाएगा एम बीटा। क्लियर छात्र ना? सो बेटा हम देख रहे हैं कि ये सीरीज जो है इक्वल सीरीज गई के सीरीज। ओ क्लियर है? इक्वल सीरीज गई एल सीरीज। इसे बढ़िए ना वारिया बात की एल अल्फा एल बीटा। लेकिन अगर हमें पूछेगा वन इज जिगर व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ के बीटा एक्सरे, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा एक्सरे, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ एम बीटा एक्सरे, ठीक है? तो क्या करेंगे? शाबाश। देखो बेटा इस वक्त एनर्जी डिफरेंस ऑफ द शेल्स कन्वर्ट हो रहा है इनटू फोटोन। एनर्जी डिफरेंस, तो एनर्जी डिफरेंस ऑफ द जो है से फॉर एग्जांपल जब के अल्फा बनेगा, क्या बनेगा? तो फोटोन बनेगा एच न्यू बनेगा, मगर सुका बराबर। सो एनर्जी आई कट एनर्जी ऑफ के शेल माइनस एनर्जी ऑफ एल, तो यही होगा कि नहीं? विच इंप्लाइज बेटा एच न्यू होता है सी बाय वेवलेंथ, मगर ये कौन सी वेवलेंथ है जरा बताओ? किसकी? एल और के, एल और के, ये कौन है? के अल्फा एक्स है, तो वेवलेंथ ऑफ के अल्फा एक्स है। बात समझ रहे हैं? इट इज इक्वल टू बेटा शाबाश ई के माइनस ई एल, व्हिच इंप्लाइज बेटा द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा एक्स रे इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय ई के माइनस ई एल। क्या समझिए जरा? या क्लियर छा? तो मैं मानी थे व्हाट विल द वेवलेंथ ऑफ बेटा एम मगर बीटा एक्स रे एच सी शाबाश डिवाइडेड बाय बीटा। एम बीटा होगा के एल एम एन थे ओ वैसा एम पर एक अच्छा कितना? हाँ इट विल बी के एम सॉरी ई एम माइनस, सो इट विल बी ई एम माइनस ई। तो आप क्या देख रहे हो? अच्छे से समझ, जो वेवलेंथ है इन एक्सरेज की वो एक पर्टिकुलर वैल्यू ले रहे हैं, क्योंकि ई के माइनस ई एल ये किसी पर्टिकुलर एटम का ही है ना। अरे डिफरेंट एटम्स में डिफरेंट के का एनर्जी होता है, डिफरेंट एटम्स में डिफरेंट एल का वैल्यू होता है। तो आपके पास जो एक्सरे बनेगा उसका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा। सो वेवलेंथ ना सोचो बराबर डिनोमिनेटर क्या है उसमें। सो इस डिनोमिनेटर को निकालने के लिए आपको बराबर पता होना चाहिए के किस एटम का, एल किस एटम का, फिर डिफरेंस लेना है कि नहीं? तो बेटा आपको वेवलेंथ से समझ आ रहा है ये कौन सा एटम था? आपको वेवलेंथ से समझ, आप अगर सपोज एम बीटा सब एटम्स में सेम नहीं होगा, क्योंकि नीचे है ई एम माइनस ई ओ, तो एम शेल और ओ शेल की एनर्जी सबट्रैक्ट करनी है। लेकिन जब ये वाली वेवलेंथ यहाँ पर आ रही है किसी पर्टिकुलर एटम का एम शेल है, किसी पर्टिकुलर एटम का ओ शेल है, ठीक है? सो इन एनर्जी डिफरेंसेस से कंफर्म हो रहा है कि जो एक्सरे बन रही है वो एक पर्टिकुलर एटम की ही हो सकती है। तो रैंडम है कि वैसे, तो हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे से ट्रेस कर सकते हैं कौन सा एटम है। That is why characteristic X-rays are sometimes also called as beta the fingerprints of an atom. They are sometimes also called as the signature of an atom. क्योंकि MC से क्या वापस वो trace नहीं। Clear था कि ना? तो अब हम what will be the wavelength of beta? What will be the wavelength of K नहीं K नहीं L beta X-ray। तो अब शाबाश HC divided by L beta क्या है इसलिए? L minus N होगा ना? EL माइनस EN। तो आप देखें डिनोमिनेटर बड़ा डिटरमाइन कर रहा है इसमें। तो देयरफॉर बेटा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज जो होती है दे आर आल्सो कॉल्ड एज क्या? बिकॉज़ यू कैन ट्रेस बैक आई का। क्लियर छ? तो कंटीन्यूअस और ये वो क्लियर वो एक डिफरेंट फिनोमेना है। तो मुझे दब लगान एनर्जी के साथ लूज, दब लगान एनर्जी के साथ लूज, तो एनर्जी और शासन उसके साथ कन्वर्ट इनटू फोटॉन। लेकिन यहां पर नॉकआउट हो जाता है इलेक्ट्रॉन। और एक्सरेज किसकी वजह से आती है? जो डी एक्साइटेशन होती है, ठीक है कि ना? सो एक डिफरेंट फिनोमेना है। तो आई होप इट इज क्लियर, ठीक है? ओके, कुछ ग्राफ्स डाल रहा हूं कंटिन्यूअस के लिए और ओवरऑल एक्सरेज के लिए, पहले वो मुझे बताओ वो आएंगी कि नहीं।
ये हटाओ मैं सारा। चलिए बेटा कुछ ग्राफ से मुझे बताओ कौन सा ग्राफ कैसा होगा। लैम्डा मीन और वोल्टेज, इंटेंसिटी और वोल्टेज, काइनेटिक एनर्जी और वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज, इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी। क्या बनियो? व्हाट अबाउट दीज ग्राफ्स? शाबाश, बताओ क्या होगा। पहला ग्राफ, शाबाश, हमने कल देखा बेटा लैम्डा मीन सिर्फ वोल्टेज पे डिपेंड है। ये लैम्डा मीन का वैल्यू बताओ, शाबाश, HC by EB। So it was inversely proportional। पढ़ा ना कब? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ, ये सिर्फ इस पे डिपेंड करता है, मैं टारगेट पे डिपेंड नहीं करता, काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ सॉरी काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ वोल्टेज पे डिपेंड करता है। देखो ग्राफ विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा ठीक, इनवर्स प्रोपोर्शनल टीचर्स ना। तो अब आनिए इंटेंसिटी और वोल्टेज। शाबाश, किसका इंटेंसिटी है? फोटॉन्स, और ये क्या है यहां से? वोल्टेज। तो समझो इंटेंसिटी का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ पैकेट्स, नंबर ऑफ, तो समझना मैं क्या कह रहा हूं बेटा। आप वोल्टेज कुछ भी बढ़ाओ, उस वोल्टेज के बढ़ाने से एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ते, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ते। आप वोल्टेज का वैल्यू कुछ भी करें, आपने वोल्टेज का वैल्यू बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन की बढ़ती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स पहले बाहर आने चाहिए थे बिकॉज ऑफ द करंट इन द कॉइल, क्योंकि कॉइल जितना ज्यादा गर्म होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। बात समझ रहे हो? जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मेटेलिक टारगेट पे गिरेंगे उतने ज्यादा फोटॉन्स बाहर आएंगे। बात समझ रहे हो? और जितने ज्यादा फोटॉन्स होते हैं उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होती है। क्या होती है? तो समझो इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स। इंटेंसिटी का मतलब क्या है? तो मुझे बताओ, जब हम इंटेंसिटी और वोल्टेज का ग्राफ डालेंगे, वोल्टेज 20,000 से 30,000 कर दे, आज कुछ फर्क भी, क्योंकि वोल्टेज जब बढ़ाओगे उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स जो बाहर आएंगे एक्सरेज के वो मत बढ़ेंगे, क्योंकि उसके लिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसको हिट करने चाहिए। क्लियर? अच्छा, तो कहने का मतलब वोल्टेज बढ़ाओ, इंटेंसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके। व्हाट अबाउट इंटेंसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी? जोहा, इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी, शाबाश। अगेन नहीं, क्योंकि वोल्टेज और काइनेटिक एनर्जी सेम काम करें या फिर से कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जब आप बढ़ाओगे ना तो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ रही, लेकिन सुकड़ना तो आपको ही फोटॉन है। बात समझ रहे? तो फोटॉन्स का मतलब इंटेंसिटी होता है। तो इंटेंसिटी बेटा, क्योंकि यहाँ इंटेंसिटी है। व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी एंड वोल्टेज? एग्जैक्टली, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कल पढ़ा है हमने, इट इज ईवी, सुना फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी। व्हाट अबाउट फ्रीक्वेंसी एंड दिस? अगेन ओके, बस टाइप्स ऑफ एक्सप्रेस भी करो ही जल्दी कॉपी। मुझे एक बार सर कॉपी किया। हाँ क्या? लेकिन वो कुछ अलग है। बताओ। कल आपने बोला ना, मतलब जब हम लोग ये पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव बीटा, ठीक है, उसमें हम लोग बोलते हैं पी ज्यादा होते हैं। हाँ, फिर आपने बोला वो नहीं पॉसिबल हो सकता नेचुरली, क्योंकि उसमें मास ज्यादा। वो फिर भी होता है, प्रोटॉन ज्यादा ही होता है न्यूट्रॉन से। हाँ, अगर प्रोटॉन लेकिन ज्यादा होगा हाँ, तो मास तो ज्यादा वहीं से होना चाहिए। आपने कहा मास अभी 3 से ज्यादा।
ना तो समझते बट पॉसिबल क्या वो डिके होता है लेकिन वैसे होता है के इलेक्ट्रॉन कैप्चर नेगेटिव में भी तो हम लोग यही है, यही प्रॉब्लम है। कहाँ है नेगेटिव में? नेगेटिव में न्यूट्रॉन्स वजन पहले ज्यादा है फिर कम। तो प्रोटॉन आपने ना प्रोटॉन ज्यादा है पॉजिटिव में। हाँ तो वहाँ कितने मास ज्यादा है वहाँ भी प्रोटॉन ज्यादा होने का मतलब वो एक प्रोटॉन जब प्रोटॉन की बढ़ न्यूट्रॉन का सुना दिल वजन जो आपने कंफ्यूज मेरे को आगे सुनाओ का डाउट लेकिन प्रोटॉन को बनना है न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन को बनना है प्रोटॉन। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनता है तो वजन कम हो जाता है जो उस कमी गई उसको एनर्जी मिलती है। ठीक जब प्रोटॉन को ही न्यूट्रॉन में बढ़ना है तेमिश वजन बढ़ाऊं सानू का वो इजी है इसमें हमें इजी है। ये पॉसिबल नहीं है। चलिए बेटा इसके बाद बेटा टाइप्स ऑफ एक्सरेज। देखो बेटा एक्सरेज के दो टाइप्स है। एक्सरेज हार्ड एक्सरेज हो सकती है और बेटा एक्सरेज जो है वो सॉफ्ट भी हो सकती है। ये कहां पर डिपेंड करा? ये should डिपेंड करा एक्सेलरेटिंग वोल्टेज कहां पर? तब whenever your voltages are more than 30,000 volts हार्ड एक्सरेज आर जनरेटेड और जब आपकी वोल्टेज एक्सेलरेटिंग वोल्टेज लेस देन बेटा 20,000 वोल्ट्स होगी तब इट्स अ सॉफ्ट एक्सरेज। हार्ड एक्सरेज क्या देते हैं? हार्ड एक्सरेज देखो जब ये ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी होगा ना अभी देखो ग्राफ तो फ्रीक्वेंसी इनकी होती है हाई वेवलेंथ क्या होगी इनकी वेवलेंथ होती है कम। बात समझ रहे हो? फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब एनर्जी क्या होगी एनर्जी ज्यादा होने का मतलब पेनिट्रेटिंग पावर क्या होगा इनकी फ्रीक्वेंसी बेटा करीब करीब 10⁻⁹ हर्ट्ज होगी। ऐसा हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 10⁻⁹ बड़े खतरनाक एक्सरेज होती है कि मैं कुछ क्रॉस कर ठीक। लेकिन when you talk about the soft एक्सरेज बेटा इनकी फ्रीक्वेंसी जो है क्योंकि इनका वोल्टेज ही कम होता है तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी 10⁻⁻⁶। इनकी वेवलेंथ क्या होगी इनकी एनर्जी क्या होगी इनका पेनिट्रेटिंग पावर क्या होगी ये अच्छा ठीक है। तो ये दो टाइप्स ऑफ एक्सरेज ठीक पता है आपने क्लास 10 में बेटा। अच्छा एक और चीज याद रखोगे जब आप वो जब लग जाती है अल्लाह ना करे पछु एक्सरे वगैरह तुलना ना तो वो बोलता है एक्सरे आप तुलना अनान फोटो वक्त तो एक्सरे दैट इज नॉट एन एक्सरे। व्हाट इज दैट? एक्सरे से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो क्या चीज वो पिक्चर है उस पिक्चर को क्या बोलते हैं? रिमेंबर जो आप वो बोलते हैं ना आपको एक्सरे तुलना एक्सरेशन तुलना पिक्चर यूज तुलना विद द हेल्प ऑफ एक्सरेज दैट इज कॉल्ड एज अ रेडियोग्राफ। क्या बोलते हैं इन्होंने बहुत बार डॉक्टर जी वाली है एक्सरे तुलना तो उस कार से कुछ में देखा आप ज्यादा जानते हो आप ज्यादा रेडियोग्राफ ठीक है। तो चलिए बेटा इसके अच्छा क्लास 10 में बेटा आपने एक चीज पढ़ा है मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। क्या पढ़ा था उसमें? मेंडलीज लॉ क्या उस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। पता है हेनरी मोजले क्या माने आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक है ना। तो फिर आपका पीरियोडिक लॉ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वही बनता है और आपका पीरियोडिक टेबल उसी बुनियाद पर है। तो मसला ये है कि ये क्यों हुआ तो अब हेनरी मोजले की कहानी और कितना
चलिए बेटा, हेडिंग टू द मोज़लेस लॉ। अंकर में कोशिश की सोरी मगन आजी एक्सप्रेस। देखो बेटा, मोज़ले की बात अगर करें तो 1913 की बात है बेटा, जब इसने लॉ दिया था। एंड यू विल बी एस्टोनिश्ड टू लिसन दैट ही डाइड एट द एज ऑफ 27 and he died in World War First। सबको पता बम धमाका होगा। तो मोज़ले ने बड़ा जबरदस्त लॉ दिया था बेटा 1913 में, that the the physical and the chemical properties of atoms are the periodic functions of their atomic numbers। क्योंकि तब तक हमने देखा था पीरियोडिक में कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ ये थी कि जैसे कोबाल्ट और निकल की बात करें, मास नंबर के एतबार से अगर मेंडलीव हिसाब पूछो, कोबाल्ट मास हो सीमा 59.9, ये हो सीमा 59.1, वजन हिसाब कैसे आसो निकल वर्ड कोबाल्ट पात कैसे ना। तो लेकिन मेंडलीव ने रखा था कोबाल्ट को पहले और निकल को क्या रखा था। अच्छा, आर्गन और पोटेशियम की बात करेंगे। आर्गन का वजन था बेटा 39.9 और इसका वजन था 39.3। तो इस हिसाब से पोटेशियम पहले होना चाहिए था, आर्गन बाद में होना चाहिए। लेकिन हाँ, मेंडलीव ने रखा आउट ऑफ हिज जीनियस, मगर तमिस उसने एक्सप्लेनेशन किया था कि सिस्टम लॉज दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक मासेस। तो देन दिस गाय मोज़ले came up with the concept that there is a totally different thing, that the atomic the physical and the chemical properties of atoms are actually the functions of their atomic numbers। device, how did he conclude that? That was with the help of characteristic X-rays। Henry Moseley शुमाना that जब मैंने heavy elements की characteristic X-ray का spectrum देखा, छठी, तो मैंने ये देखा कि जो फ्रीक्वेंसी है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है। अगर मैं एक एटम से दूसरे एटम की तरफ जाऊं और एक पर्टिकुलर एक्सरे की बात करूं, से के अल्फा एक्सरे, तो जो के अल्फा एक्सरे की फ्रीक्वेंसी निकल रही है इन केस ऑफ हैवी एलिमेंट्स, इन केस ऑफ वो इंक्रीज हो रही है इन अ रेगुलर फैशन, और रेगुलर फैशन में इस तरह से इंक्रीज हो रही है जिस तरह से उनका प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो यानी कि जितना ज्यादा प्रोटॉन नंबर है उसी हिसाब से फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही। बात समझ रहे हो? ये क्या शुरू दबान इसी में कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज विच से के अल्फा मैंने देखी, कोबाल्ट की भी देखी और निकल की भी देखी, ठीक है। बुझुस वुचान कोबाल्टस में प्रोटॉन कम, निकलस में प्रोटॉन ज्यादा, तो युथी में वुच कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के अल्फा एक्सरे, उसकी फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ कोबाल्ट कम थी और फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ निकल ज्यादा थी। ठीक है कि ना? तो ही इज सेइंग दैट जब मैंने ये देखा मैं इस तरह फिक्र यह टेली पॉसिबल, ठीक है, अब कोई चीज जो निकलस में जेम खुद ज्यादा, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज द नंबर ऑफ, सो ही कम्स अप विद अ लॉ, ही सेज दैट बेटा द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, मैथमेटिकल रिलेशन इसने दे दिया, मैथमेटिकल रिलेशन, तो द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी is directly proportional to the atomic number Z, number of protons। छठी, या यूं कहा जाए बेटा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स Z में क्या, Z माइनस B का स्क्वायर, वेयर A जो है बेटा इट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और B जो है बेटा इट इज द न्यूक्लियर स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्या चू? न्यूक्लियर स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो B का वैल्यू सीरीज से सीरीज तक चेंज होता है। जैसे K सीरीज की बात करेंगे, K सीरीज B का वैल्यू सिर्फ 1 है, ठीक है। लेकिन अगर L सीरीज की बात करूं, B का वैल्यू जो है बेटा इट इज 7.4। L सीरीज की अगर बात करें, L में कौन स्क्रीन करता है? K के 2 और L के बाकी जितने भी होंगे, अगर एक नॉकआउट हो जाएगा L के साथ करेंगे ना, तो B का वैल्यू फॉर L सीरीज इज 7.4। इसे बेटा अगर M सीरीज पूछो, B का वैल्यू इज बेटा 19.2। तो आप क्या देख रहे हैं? B बढ़ता है विद द सीरीज नंबर, ठीक है, बिकॉज B क्या है? सीधी सी बात है यार, बाहर वाले में न्यूक्लियस में है टू द लेंथी L, सपोज आपको M अल्फा एक्सरे की बात करनी, तो M में आएगा कहां से? N से,
लेकिन जब वो आएगा न्यूक्लियस का ताकत, जिस ताकत से न्यूक्लियस n वाले इलेक्ट्रॉन को m की तरफ खींच रहा है, उसको कहना स्क्रीन। k शलक इलेक्ट्रॉन थे, l शलक थी, m इक्तिके कहना स्क्रीन। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो है बेटा वो बढ़ जाएगा विद द सीरीज नंबर। क्लियर? अच्छा, सो अगर आप इस चीज को देखें बेटा, यू कैन से दैट स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए जेड माइनस बी। ऐसे आएगा कि नहीं? तो बेटा यहां पर अगर आप देखेंगे यू विल सी दैट बेटा स्क्वायर रूट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए जी माइनस स्क्वायर रूट ए बी। अच्छा ठीक, ऐसे ही होगा ना। तो अगर मैं ग्राफ क्या था, अगर मैं ग्राफ डाल दूं बेटा स्क्वायर रूट फ्रीक्वेंसी और जेड का, अच्छा ठीक, स्क्वायर रूट फ्रीक्वेंसी और जेड, तो आप देख लें कि ये बनेगा y, ये बनेगा x, ये क्या बनते हैं? तो ये क्या है? इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटरसेप्ट के साथ एक स्ट्रेट लाइन डालनी पड़ेगी क्योंकि स्लोप स्क्वायर रूट है। अच्छा ठीक, तो यहां से लेकर, अच्छा जब ये जीरो होगा, ये जब ये जीरो होगा, ठीक, तो स्क्वायर रूट ए जेड माइनस स्क्वायर रूट ए बी, बिल्कुल आएगा समझ, बी जेड ही होना चाहिए तभी जीरो आएगा। अरे जब ये यहाँ पर ना, यहाँ पर इस वैल्यू पर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना है? जीरो, तो इसको जीरो कर दो, वो कर रहा है जीरो। जब ये और ये सेम होगा, स्क्वायर रूट एक साथ चला गया, जेड बी होना। तो व्हाट इज बी एक्चुअली? बी इज एक्चुअली द इंटरसेप्ट ऑन द जेड एक्सिस। आपको दी जाएगी दो तीन सीरीज, के सीरीज, एल सीरीज, एम सीरीज। ग्राफ वाइज दी पूछो तो फॉलोइंग कैन बी एल सीरीज, आपको दिमाग में रखना है। एल बेस बी वैल्यू है दरमियान, जैसे इस वक्त मैंने डाला ये, और एक और सीरीज डाल रहा हूँ स्क्वायर रूट फ्रीक्वेंसी और जेड का, ठीक है, लेकिन ग्राफ ऐसे है। अच्छा बी यू इन दो में m कौन होगा? m नीचे वाला होगा। क्यों? क्योंकि m का वैल्यू, m में b का वैल्यू है ना ज्यादा। तो व्हाट इज b? इट इज द इंटरसेप्ट ऑन द z एक्सिस। ठीक है, सो जब आप ये चीज देखेंगे b से आइडिया हो जाएगा कौन सी सीरीज। ठीक है, ओके। मुझे मन क्या बनाए दबान बुश दवानी दलील क्या आवाज तो युथी में कोवोल्टेज के अल्फा एक्स रे वुच बे निकल के एक्स रे वुच के अल्फा एक्स अच्छ वुचा फ्रीक्वेंसी का अच्छा निकल। जब मैंने आर्गन और पोटेशियम को देखा, हाँ वजन तो कम है, लेकिन इसमें ये चीज है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द के अल्फा एक्स रे इन केस ऑफ पोटेशियम इज मोर देन दैट ऑफ द आर्गन, देयरफॉर ही कम्स अप विद द कंक्लूजन देयर एक्चुअली अकुई चीज यूज रेगुलर फैशनस मंस एटमन मंस इंक्रीज शुगर सा, that is the atomic number, that is the proton number, and therefore he says that the periodic, the physical and the chemical properties of the elements are actually the periodic function of the atomic numbers, क्योंकि atomic numbers ही increase होते हैं from one to another। अच्छा, और जब हमने वो बोहर की फॉर्मूला देखी, बोहर की फॉर्मूला याद है या बोहरन फॉर्मूला है ना, इस पर बोल रहे ट्रांजिशन खतरा। हाँ क्या पढ़ा है हमने बोहर की फॉर्मूला? हाँ 1 by lambda is equal to शाबाश r z square 1 by हाँ n1 square minus 1 by, यही पढ़ा है ना। तो आपने बोला r z बोला था, है ना, r z square z ही था स्क्वायर, हाँ स्क्वायर, यही पढ़ा है ना हमने। इच्छा पूरा ट्रांजिशन डी एक्साइटेशन, हाँ तो दबान तुझे याद तंदो पूरा लिमिटेशन आ 656 नैनोमीटर दरअसल 6 स्पेक्ट्रल लाइंस लिमिटेशन में मैं बोला कि दरअसल जो यहाँ पर स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही थी तो उनमें कुछ थोड़ा सा ही कुड नॉट understand the relative intensities of the spectrum. He could not understand कि एक स्पेक्ट्रम लाइन के बाद 6 कैसे, ठीक है। तो सुफला को दूर जब इस z को z माइनस b से सब्स्टिट्यूट किया, यानी कि 1 by lambda जो है, you should r z square क्या, you should r z minus some screening constant, क्योंकि it is not the nucleus जो पूरा फोर्स लगाएगा, न्यूक्लियस की ताकत को अंदर वाले इलेक्ट्रॉन स्क्रीन करते हैं। तो देयरफॉर z नहीं लिखना पड़ेगा, z माइनस b करना पड़ेगा इनटू क्या, शाबाश 1 by n1 square minus 1 by। चलो एग्जांपल लेंगे, अगर ट्रांजिशन हो रहा है बेटा 2 से 1 तक, 2 से ये कौन सा एक्स रे गाइस मैंने किया
वो बनेगी कि नहीं? जरा उसमें देखते हैं 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू हाँ और z माइनस बी स्क्वायर है ना, और ये बताओ शाबाश 1 बाई मतलब 1 ही माइनस 1 बाई 4 ऐसे आएगा ना। तो 1 बाई लैम्डा, लैम्डा के बदले में लिख सकता हूँ ऐसे h न्यू इज इक्वल टू बेटा एनर्जी, या लैम्डा के बदले क्या लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा होता है ई, क्या तो लैम्डा कितना लिख सकते हो एच सी बाई ई लिख सकते हो एच सी बाई ई ऐसा लिखिए। चलो इसे तो देखो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर जी माइनस बी स्क्वायर, ये 4 माइनस 1 कितना होता है 3 बाई 4, 3 बाई 4। गलत से पूछो आपसे लैम्डा और फ्रीक्वेंसी को क्या रिश्ता है ऐसे बताओ। वेलोसिटी होता है कितना वेवलेंथ बाय टाइम इनटू फ्रीक्वेंसी, तो वेवलेंथ के बदले में लिख सकता हूं या ऐसे 1 बाय लैम्डा को लिख सकता हूं फ्रीक्वेंसी बाय सी, तो 1 बाय लैम्डा के बदले में लिखता हूं क्या फ्रीक्वेंसी बाय सी, फ्रीक्वेंसी by c is equal to r z minus b squared 3 by 4, ठीक है। तो बेटा देखो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू r c 3 by 4 z minus b का स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये स्क्वायर रूट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3rc by 4 into z minus ये क्या था यहाँ पर कांस्टेंट, कौन सा प्रोपोर्शनैलिटी, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कितना आ रहा है 3rc बाय, तो ये इसमें आ गया। लेकिन जब 4 से 1 होगा 5 से कुछ होगा m x जो भी, तो a का वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होगा ना, तो यस a and b they are constants but they continuously vary from one series to another, from one transition to another, अच्छा ठीक। और this is what Moseley's law is, अच्छा ठीक क्लियर। अच्छा चलिए हेडिंग तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स, दो छोटे सिर्फ 8:30 हो गए। एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स रे जल्दी पाओ। सिर्फ वो वीडियो कितना बड़ा सपोज बेटा एक्स रेज आ रही है और उनकी इंटेंसिटी है आई नॉट, क्या हो रही है, और यहाँ पर एक मीडियम है बेटा जिसकी थिकनेस क्या है, इसका एब्जॉर्ब, हर कोई चीज एब्जॉर्ब कुछ करता है, लेट द एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट बी म्यू। एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट समझता है, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट का मतलब है अगर 10 जूल्स आ गई तो इसने एब्जॉर्ब की, तो 2/10 विल बी एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, ठीक। अब क्या होगा बेटा जब एक्स रेज आ रही है विद इंटेंसिटी आई नॉट, इसको पास करने के बाद योर माई आई नॉट, योर शुआ आई, योर क्या शुआ, and this I, the intensity of the emergent X-rays, the intensity of the, तो ये जो आसान बराबर I naught e raised पर minus mx, यानी कि जो intensity of the emergent है that is exponentially decreasing, यानी कि ग्राफ वैसा ही होगा जैसे हमने हाफ लाइफ पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, रेडियोएक्टिविटी का लॉ जो है जितने ग्राफ्स उसमें किए सेम यहाँ पर भी होंगे, देखो ग्राफ ऐसा आएगा I और X, ठीक है। वहां पर था ना n इज इक्वल टू n नॉट e रेज पर माइनस लैम्डा t, आज लैम्डा नहीं है म्यू है, t नहीं है x, तो आज जब ग्राफ कैसे ही आएगा, ये थी गाइस 50%, मतलब कोई ऐसी थिकनेस जिसकी वजह से इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। I if I इज इक्वल टू I नॉट बाई 2 है ना, जरा बताओ तब क्या होगा, I नॉट बाई 2 इज इक्वल टू I नॉट e रेज पर माइनस म्यू x, I नॉट कैंसिल, वो 1/2 इज इक्वल टू 1 बाई e रेज पर म्यू x, तो कंफर्म हो गया 2
2 इज इक्वल टू e रेज़ पर म्यू x। तो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करते हैं। ये अगर ln 2 इज इक्वल टू म्यू x है ना, मगर ये x को अच्छा हाफ विड्थ, ये वो विड्थ है जिसकी वजह से इंटेंसिटी निस्फ हो जाती है। तो x विल बी इक्वल टू बेटा ln 2 डिवाइड बाय म्यू। याद छी तेमिस क्या उसको ना ln 2 by k, ln 2 by लैम्बडा, आज ln 2 by म्यू सेम है। मुझे अब हम क्या वहां माइनस साइन नीचे का होगा, जब वो नीचे हो जाएगा वो प्लस बनेगा ना। अब माइनस जिगर ये 1 1 हो गया 1 के साथ ही 2 और इसको देख रहे हैं बोला हम लोग भी बराबर, अगर ऊपर बराबर थी इसके बराबर ये कैसे माइनस 1 कम पे ये दिख रहा है, लग रहा है ना वहां किधर ये म्यू है, म्यू जिधर ठीक है। चलो लास्ट कॉम्पटेंट इफेक्ट हटाओ भैया, असली मत पागल हमने जीता है होगा फिर इसमें सितंबर उसको क्यों नहीं कुछ किया, बहुत उसी ने स्टार्ट चलिए बेटा एक्सरेज का एक इफेक्ट है दैट इज कॉल्ड एज द कॉम्पटन इफेक्ट। इट इज द प्रूफ, इट इज द that X-rays possess momentum. It is the proof that X-rays possess. देखो फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रॉन है बेटा रेस्ट, ठीक है, और हमने इसके ऊपर बेटा एक एक्सरे लगा दी, एक्सरे का एक फोटोन लगा दिया जिसकी फ्रीक्वेंसी जिसकी एनर्जी बेटा क्या है h न्यू। तो ऑब्वियस सी बात है जो h न्यू 1 नंबर के 1 h न्यू इनिशियल, ठीक है। तब जब इस फोटोन ऑफ एक्सरे ने इस इलेक्ट्रॉन को हिट किया तो ये इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो गया अपनी मेन पोजीशन से। यू गो व्हेन सपोज या छठी तो इलेक्ट्रॉन चलने लगा ना, एम का देनी एनर्जी ऑब्वियसली यहां से लिया होगा खुद माता है। देखो जो सी इलेक्ट्रॉन पकड़ लो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आई हो, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी बेटा इस फोटोन से फिर कम हो गई होगी ना। मुझे अगर ये वेव हुई अच्छा ना अगर यार वेव पाख्या ब्रोन इलेक्ट्रॉन गसे की दोपो के मगर ये चीज लगा दक दक दी सो यमिस मास आइस यमिस वेलोसिटी आइस यमिस मोमेंटम आइस वो ना कंफर्म या चूज मुतल मोमेंटम मगर ये क्या फोटोन ऑफ एन एक्स-रे। तो युस ये फोटोन ये गसान स्कैटर अब बनता है h न्यू मगर फाइनल। आपसे सवाल कर रहे हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं, लेट द डिफ्लेक्शन एंगल भी बेटा क्या थीटा। तुमसे सवाल कर रहा हूं फ्रीक्वेंसी फाइनल और फ्रीक्वेंसी इनिशियल, ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी? इनिशियल फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो वेवलेंथ को क्या होता होगा? पहले की वेवलेंथ उल्टा होगा, वेवलेंथ हो जाएगी कम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बढ़ गई ना, फ्रीक्वेंसी ज्यादा वेवलेंथ कम। इनिशियली है ना फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो इनिशियली वेवलेंथ क्या होगी कम। तो वेवलेंथ विल शिफ्ट टुवर्ड्स हायर वेवलेंथ्स। बात समझ, यानी कि रेड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर नीचे वाला कलर होगा रेड की तरफ। ये तो एक्सरे है, मैं बता रहा हूं कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी पहले कम थी अब सॉरी फ्रीक्वेंसी पहले ज्यादा थी अब फ्रीक्वेंसी हो गई कम, इसका मतलब वेवलेंथ अब शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड्स हायर वैल्यूज। द शिफ्टिंग ऑफ द वेवलेंथ, द शिफ्टिंग ऑफ the wavelength towards higher values after an X-ray hits and it is called as a Compton. It is a proof that X-rays possess momentum. And remember beta, the change in the wavelength, the change in the, it is given by beta h by mu, m naught c, h by into beta 1 minus cos of theta. M naught is the rest mass of electron. Electron का मास है। ठीक है, थीटा क्या डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। सी से वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिस वेलोसिटी से फोटोन चलेगा, ठीक है।